Good afternoon, students. So, in our previous lecture, we have already discussed about the types of economies, okay, and we have studied the three economies: capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. ओके सो और हमने साथ ही साथ और क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हम तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम जो हर एक इकोनॉमी की होती हैं, तो इन्हें जो ये इकोनॉमीज हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैसे वो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे वो व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे वो डिसाइड करते हैं अलग अलग इकोनॉमी में कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है और किस तरीके से जो हमारा प्रोडक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो now today we will discuss the long period and short period goals of planning in India. So let's start. Yes students, so long period and short period goals of planning in India. So मैंने आपको पीछे थोड़ा बताया था इसके बारे में कि जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं, एक तरीके से वो हमारे क्या होंगे, जो मतलब एक लंबे पीरियड के लिए हम लोग जो गोल सोचते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ओके, 5-5 साल के लिए जो हम प्लान बना रहे थे, तो वो हमारे शॉर्ट पीरियड प्लान होता है, जो 5-5 इयर्स के प्लान बनते हैं। लेकिन वो जितने टोटल मतलब वो अगर हम वो देखें कि ओवरऑल 20 साल में या 30 साल में क्या हमारे क्या मतलब कौन सा गोल हमने अचीव करना है, तो वो हमारा लॉन्ग पीरियड प्लानिंग में आता है। सो लॉन्ग पीरियड प्लान्स आर द कॉमन ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, ये जो हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं उन सब में ये कॉमन होता है। ठीक है, ये उसके कॉमन प्लान होते हैं and are therefore generally studied as common goals of 5 ईयर plans or objective of planning। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं, यानी जो आपकी प्लानिंग्स होती है, उसके एक तरीके से ये हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये कॉमन गोल हैं जो हमें अचीव करने ही करने हैं, और ये लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं। ओके, एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक, ये प्लान स्पेसिफिक होते हैं एंड जर्नली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, तो हमारे हर एक 5 ईयर प्लान का जो होता है अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके अंदर हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें। ठीक है, वो हमारा मेन एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम इंडस्ट्री के ऊपर आ गए कि इंडस्ट्रीज को अब कैसे जो है डेवलप किया जाए। तो इस तरीके से ना शॉर्ट पीरियड प्लान जो थे, शॉर्ट पीरियड गोल्स जो होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्लान स्पेसिफिक होते हैं, और जनरली जो है ये यहाँ पर इनको स्टडी किया जाता है। ओके, सो इट मीन्स कि ट्रूली स्पीकिंग शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू प्लान स्ट्रेटेजी with the objectives of planning or the common goals of 5 year plans. Okay, so students, the goals of a 5 year plans, अगर हम इनकी बात करें 5 year plans के goals की, so the a plan should have come clearly specified goals and goals of a 5 year plans are कौन कौन से होंगे। जो हमारे 5 year plans के goals हैं मेन जो हैं वो होंगे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। मतलब ये चार तो हमारे कॉमन जो हैं, ये हमारे गोल्स हैं। एंड दिस डजंट मीन दैट all the plans have given equal importance to all these goals। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम जितने भी हमारे गोल्स हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस या आपका
So students, actually the plan should have come clearly specified goals. The goals of 5-year plans are growth, modernization, self-reliance and equity. So this doesn't mean that all the plans have given equal importance to all these goals. Due to limited resources, a choice has to made in each plan about which the goal is to be given primary importance. क्योंकि हम लोग जो है हमारे मेन जो ये 4 गोल होते हैं, ठीक है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। लेकिन जो हम 5-ईयर प्लान्स बनाते हैं, मतलब हम जितने भी प्लान्स बनाते हैं तो उसमें ये मतलब जरूरी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सबको इक्वल इम्पोर्टेंस जो है इन सभी गोल्स को दें। तो इसमें क्योंकि रीजन क्या है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, यू नो दैट कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और स्केयर रिसोर्सेज एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, सो चॉइस हैज टू मेड, तो हमारे हमेशा हमें चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। सो अ चॉइस हैज टू मेड इन ईच प्लान अबाउट विच ऑफ द गोल्स इज टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो हमें ये देखना होता है कि हमें एक चॉइस बनानी पड़ती है कि हम किस गोल को जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंस, प्राइमरी इम्पोर्टेंस किसको देते हैं। सो नेवरदलेस द प्लानर्स हैव टू इंश्योर दैट as far as possible the policies of the plans do not contradict these 4 goals। लेकिन हाँ, हमारे जो प्लानर्स हैं वो हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि जो भी वो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, जो भी उनके प्लान्स की पॉलिसीज होती है, मतलब उससे जो ये हमारे 4 गोल्स हैं ये कॉन्ट्रोडिक्ट ना हो, इनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस तरीके का वो ये खंडित ना हो, तो वो हमेशा इस चीज को इंश्योर करते हैं। So let us now learn about the goals of planning in some detail. Okay, so students, so first goal, that is long period goals and objectives, and first goal is GDP growth. Okay, so GDP growth, in increase in GDP leads to economic growth, and it implies a consistent increase in the level of output or a consistent increase in the flow of goods and services in the economy over a long period of time. So ये स्टूडेंट्स, so हम इसे कैसे समझ सकते हैं? जीडीपी ग्रोथ, यानी इट रेफर्स टू अ इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी to produce the output of goods and services within the country। ठीक है, कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के जो आउटपुट है ना, मतलब हमारी एक तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, कंट्री की जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, वो उसको दिखाती है। एंड इट implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services। So students, a good indicator of a economic growth in the language of economics, अगर हमें अपनी इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में देखें तो एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक गुड इंडिकेटर के रूप में क्या हो सकता है, इज अ स्टेडी इंक्रीज इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि जो हमारा जीडीपी है ना, वो क्या होना चाहिए, वो रेगुलरली इंक्रीज होना चाहिए, जीडीपी हमारा बढ़ना चाहिए। Okay, and the GDP, you know that what is GDP? GDP is the market value of all the goods and services produced in the country during a year। ओके, आपने नेशनल इनकम के चैप्टर में ये हमने डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, जीडीपी हमारी क्या होती है, ठीक है, ये इज अ मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू होती है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज के जो हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर एक ड्यूरिंग पीरियड में, एक काउंटिंग ईयर में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, वो हमारी क्या होती है, जीडीपी। सो यू कैन थिंक ऑफ द जीडीपी एज अ केक, ठीक है। सो एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक। If the cake is larger, then more people can enjoy it। Okay, and it is necessary to produce more goods and services। ये जरूरी होता है, ये आवश्यक होता है कि आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज को आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है। इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर टू एंजॉय अ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ, अगर वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है। So the GDP of a country is derived from the different sector of the economy। Namely, you know that
agriculture sector, industrial sector and service sector. एंड द कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो जीडीपी हमारी है वो कहाँ से आती है, कंट्री की जीडीपी को हम डिराइव कहाँ से, कौन कौन से सेक्टर से करते हैं, यही तो 3 सेक्टर हैं जहां से हमारे पास आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. सो द contribution made by each of these sectors makes up the structural composition of the economy. ओके तो यही हमारे स्ट्रक्चरल एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को बनाते हैं. एंड इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी ग्रोथ. कुछ कंट्री में जो क्या होता है कि जो अगर जीडीपी ग्रोथ में देखें तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर तो एग्रीकल्चर के अंदर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी ग्रोथ में. जबकि क्या होता है कुछ कंट्रीज के अंदर जो है सर्विस सेक्टर जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जीडीपी ग्रोथ के अंदर. ओके सो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है आप देख रहे हैं, हमने क्या कहा था, इंक्रीज इन जीडीपी लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एक्चुअली यू कैन से इंक्रीज इन जीडीपी implies increase in the level of output in the economy and it implies an increase in flow of goods and services in the economy. So when the increase in flow of goods and services is consistent over a long period of time, ठीक है, लगा ये बढ़े अगर लगातार लॉन्ग पीरियड तक ये हमारी इंक्रीज हो तो इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दस जीडीपी ग्रोथ लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. तो यहाँ पर हमारे जीडीपी के इंक्रीज होने के मतलब ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हमारी जीडीपी की इंक्रीजिंग. फर्स्ट फैक्टर तो क्या है, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री. ओके और सेकंड मतलब एक तो हमारे जो रिसोर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी और दूसरा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. सो अगर हम बात करें प्लानिंग की, अगर हम इंडिया में प्लानिंग की बात करें तो यहाँ प्लान अगर बनाना है, ठीक है, प्लानिंग करनी है तो उसके लिए क्या इंश्योर करना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर फुली एक्सप्लोर्ड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव्ड. ये 2 चीजें हो जाएंगी तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. सो दैट जीडीपी ग्रोथ achieves a momentum. Okay, so second is full employment. So full employment, ये स्टूडेंट ये full employment का जो ये कंसेप्ट है इसमें स्टूडेंट्स को ज्यादातर डाउट रहता है. ज्यादातर वो कुछ इसको रॉन्ग वे में समझते हैं कि वो ये सोचते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितने भी इकोनॉमी के अंदर लोग हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए तब फुल एम्प्लॉयमेंट है. नो, मतलब हर कोई ये सोचता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा. नो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती. इवन कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती ही नहीं है. एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इकोनॉमी के अंदर हमेशा रहता है, हमेशा वहां पर एग्जिस्ट रहता है. सो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क at the market wage rate are getting work. ठीक है, जो लोग काम करने के लिए एबल भी हैं और जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं उस मार्केट वेज रेट के ऊपर जो उस टाइम पर चल रहा है और उनको सबको काम मिल रहा है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं. अब जो लोग काम करने की इच्छा ही नहीं रखते, ठीक है, मान लो अब कोई बैगर है उसको भीख मांगना ही पसंद है, वो काम करना ही नहीं चाहता, वो ऐसे ही खुश है तो उसको अगर काम मिल भी जाए तो भी वो उस पर काम नहीं करेगा तो उसे हम कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे. तो जो लोग एबल हैं काम करने के और जो विलिंग है, ठीक है, और उस एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर और उन सबको काम भी मिल रहा है तब वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ. और जैसे मोर एंड इसका मतलब क्या हुआ कि मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ growth. Benefit of growth must be shared across wider section of the society. So यहाँ पर जो मैंने आपको बात की कि यहाँ पर जीरो employment. In an economy, there is always some natural rate of unemployment, which is the minimum rate of unemployment caused by structural change in the system of production. ये एक मिनिमम रेट होता है जो हमेशा इकोनॉमी में रहता है,
ठीक है। और ये हमारी जो प्रोडक्शन के सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये, एग्जांपल जैसे टेक्नोलॉजी है, मान लो एक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई एकदम से, ठीक है, जैसे पहले लोग मैनुअल काम करते थे। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जैसे कि अब हमारे पास पहले हम मैनुअल काम करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, एकदम से कंप्यूटर आ गया, तो जो कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, तो उनको उस टेक्नोलॉजी को सीखने में उस टाइम लगता है। तो वो जो एक पीरियड होता है ना जिसके अंदर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन जो है ना हमेशा इकोनॉमी के अंदर आती रहती है। एक जैसे कि मान लो, जैसे गर्ल्स होती हैं वो अनमेरिड टाइम में जॉब करती हैं, ठीक है, जॉब करने के बाद क्या होता है, एकदम उनकी मैरिज हो जाए और उनको क्या होना, उनको वो जॉब छोड़नी पड़ती है और दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। ठीक है, वहां पर जाके वो पहले क्या करेंगी, वो जॉब ढूंढेंगी। तो वो जो पीरियड होता है, जो ये गैप है जिसके अंदर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो हमेशा इकोनॉमी के अंदर जो है वो बना रहता है। So structural changes by and large are related to the introduction of new technology in the production system. Because of these changes, people tend to remain unemployed for some time till they adapt themselves to these changes. So students, natural rate of employment also called structural unemployment is consistent with the situation of full employment. Okay, so ये चीज आपको माइंड में हमेशा रखनी, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो या स्ट्रक्चरल, तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर पूछा जाता है, और स्टूडेंट को पता है उन्होंने कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट आंसर क्या लिखे आता है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये रॉन्ग हो जाता है, तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट आपने नहीं लिखना है। Next is equitable distribution or equity. So equitable distribution of the economy, equitable distribution of income implies social equality, and this is one of the principal objectives or goals of planning in India. Okay, and equity in terms of equitable distribution of income implies that economic growth is related to social justice. So students, इसको हम कैसे समझें कि जैसे ये है कि इक्विटी की बात कर रहे हैं हम लोग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। सो नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, ये तीन चीजें हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। सो बाय themselves may not improve the kind of life which people are living. ये जो चीजें हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन या सेल्फ रिलायंस, ये कभी ये जरूरी नहीं है कि इनमें ये होने से अब जो लोग जिस अवस्था में रह रहे हैं उनकी लाइफ में चेंज आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही हो, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रिलायंस हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग तब भी उसी सिचुएशन में, उसी लाइफ में जीते रहते हैं। सो अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, a country can have high growth and the most modern technology develop in the country itself, and also have most of its people living in poverty. फिर भी लोग जो है, ज्यादातर लोग गरीबी में रहते हैं। उस सिचुएशन के अंदर भी अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है, हाई ग्रोथ है, फिर भी लोग उस, और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है उस कंट्री में, फिर भी लोग पॉवर्टी के अंदर जी रहे हैं। So it is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor section as well, instead of being enjoyed only by the rich. तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बेनिफिट है वो हमारे हर एक सेक्शन में, जो पुअर सेक्शन जो है उन तक भी वो पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि केवल जो रिचर सेक्शन है वहीं तक हमारा ये जाए। ठीक है, हमारे जो पुअर सेक्शन है वहां तक भी जाना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि भाई अब सिर्फ ये कहना
कि सिर्फ ये बात बोलनी कि भाई मॉडर्नाइजेशन हो गई या ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है सभी लोग डेवलप हो गए हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो गई है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो भी बेनिफिट है इकोनॉमी के अंदर वो सभी तक जाए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सो इन द एडिशन टू ग्रोथ, modernization and self reliance, equity is also important. अगर इन सबको देखा जाए तो इनके साथ इक्विटी का होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर? सो इक्विटी का होना जरूरी है एंड एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, a decent house, education and healthcare, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. ये सब चीजें जो हैं जरूरी हैं। ठीक है, कि कम से कम उसको क्या हो, 2 वक्त का खाना मिल जाए, वो एक घर में रहे, एजुकेशन मिले उसे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, और जो इकोनॉमी के अंदर जो वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जो है मेन जो है इक्विटी के बारे में कि ये चीज जरूरी है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जनरल ऐसे ही बता देती हूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मान लो इकोनॉमी की हमारी सोसाइटी में जितने भी सभी लोग रह रहे हैं, ठीक है, और उन सभी लोगों को क्या हो रहा है, नेशनल इनकम का सेम शेयर उनको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, और एक क्लर्क है, तो डॉक्टर और क्लर्क दोनों को सेम सैलरी मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस सोसाइटी इस तरह की, इस सोसाइटी कोई भी सोसाइटी जो है वो इस तरह की सिचुएशन में रहना चाहेगी? नो सोसाइटी वुड एवर सीक अ सिचुएशन लाइक दिस, कि चाहे कोई डॉक्टर है या कोई क्लर्क है या कोई पियोन है, उन सबको सेम सैलरी मिले। दिस इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंड वन इज इक्वल टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी refers to a situation when differences in income are allowed but only within certain limits। जैसे अब यहाँ पर मेन जो है कि एक तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिफरेंसेस आर सोशली अनवारंटेड and are to be proportionate to the differences in a qualification and skill of different individuals in the society। क्योंकि हम यहाँ पर क्या होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो एक किसी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, किसी की स्किल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में इनकम का पार्ट मिलता है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो एक सर्जरी करता है, 1 घंटे में वो एक सर्जरी कर लेता है, उस सर्जरी के करने से उसको 50,000 रुपीज मिल जाते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर एक मान लो फैक्ट्री वर्कर है, वो क्या कर रहा है, वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है और पूरे एंटायर ईयर में उसको 50,000 रुपीज मिलते हैं। तो हालांकि इन दोनों के बीच का इनकम का डिफरेंस काफी है, उसको 1 घंटे में 50,000 मिल रहे हैं डॉक्टर को, और जो वो वर्कर है उसको 1 साल में 50,000 मिल रहे हैं अपने काम के। ठीक है, तो ये एक तरीके से बात की जाए कि यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन सच डिफरेंसेस मस्ट बी करेक्टेड। ओके, तो अब यहाँ पर ये है सोशली तो ये अनवारंटेड है, लेकिन अगर हम बात करें जस्टिस की तो ये जस्टिस है कि जिसके जो स्किल एबिलिटी है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है इनकम मिल जाती है। ओके, सो इक्विटी, मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, इक्विटी in terms of equitable distribution of income implies that economic growth is related to social justice. So it is only when economic growth is related to social justice that growth is converted into development planning in India focuses on growth and with the social justice. Okay, next is modernization. So our yes, fourth जो goal है हमारा modernization. सो मॉडर्नाइजेशन, ये स्टूडेंट्स, मॉडर्नाइजेशन का मतलब आप क्या लेते हैं? मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपको सबको ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि इट रेफर्स टू अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ओके, यही सब लेते हैं। सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी।
प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स वैरायटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वंस। सिमिलरली, a factory can increase output by using a new type of machines. So adoption of new technology is called modernization. जो आप नई 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 टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। बट मॉडर्नाइजेशन doesn't refer only to the use of new technology but also a changes in social outlook. ओके मतलब कि हम ये कहें कि सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आए दैट इज मॉडर्नाइजेशन, नो। हमारे यहाँ पर क्या है, हम मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो हमारा सोशल आउटलुक है उसमें भी चेंज आना चाहिए। सो सच एज द रिकॉग्निशन दैट वीमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन, जैसे कि हम लोग जो है, ये हमारी अब मान्यता है कि भाई जो लेडीज हैं उनको भी जो मैन है उनकी तरह सेम राइट मिलने चाहिए। सो इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी यू नो दैट वीमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम व्हाइल मैन वर्क। ओके, कि पहले ट्रेडिशनल आउटलुक जो क्या था कि भाई जो लेडीज हैं वो घर में ही काम करेंगी, वो घर में ही काम करेंगी, और जो जेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो एक ये बना हुआ था। पर अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वीमेन इन द वर्क प्लेस, इन बैंक्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, एंड सच अ सोसाइटी इन मोस्ट ओकेजन्स इज ऑल्सो प्रॉस्पेरियस। इस तरह की सोसाइटी जो है ज्यादातर इन तरह के ओकेजन में वो क्या हुई है, समृद्ध भी हुई है, जहां पर इस तरह का जो है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये जो आउटलुक लेकर आए हैं कि जो लेडीज हैं वो भी काम करेंगी, इन सभी वो उन्होंने वो बैंकों में भी काम कर, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, सब जगह काम कर रही है। तो आप देखेंगे कि ऐसी इकोनॉमी जो है वहां पर समृद्धि भी, वहां प्रोस्पेरिस बहुत ज्यादा हुआ है। सो मॉडर्नाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स ऑफ प्लान्स in India has a social angle as well. And here it refers to a modernization of social outlook. Okay, students. Now, next is last जी हमारे पास है last जो long term goals का goal है हमारे पास self sufficiency या self reliance. So it refers to a state of being able to provide essential goods, particularly food grains, without the help of others. So students, a nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from the other nation. सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो चीजें मतलब हम खुद में सेल्फ सफिशिएंट, खुद में हम अपने आप में ही क्या हो, डिपेंड हो, हम खुद के ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, मेन ज्यादातर हम लोग यहाँ लेते हैं फूड ग्रेन को। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, उन चीजों को बाहर से इंपोर्ट ना करके हम अपनी ही कंट्री के अंदर उनकी इतनी प्रोडक्शन करें कि हमें वो बाहर से नहीं मंगवानी पड़े और हम खुद ही उनमें जो है हम इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि हम खुद में डिपेंडेंट हो जाए, हम खुद ही उन चीजों को अपनी ही कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करके उनका यूज करें। So the first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. And this policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries. ये बहुत जरूरी थी ये पॉलिसी, ये बहुत जरूरी थी इस पॉलिसी को, क्योंकि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस थी उसको रिड्यूस करने के लिए जरूरी था कि हम इस तरह की पॉलिसी को कंसीडर करें। ओके, और स्पेशली फॉर फूड, अगर मान लो हम अपने फूड के लिए भी दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो कभी भी हम हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी हमसे बात मनवा सकता है। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन should give importance to self reliance. Further, it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology, and foreign capital may take India's sovereignty vulnerable
टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसी, क्योंकि ये आगे जो है ये एक डर बना हुआ था कि अगर जो ना मतलब जो ये हम, आपको पता है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम पर हम अपने फूड ग्रेन के लिए भी कहाँ पर किन के ऊपर डिपेंड थे, फॉर हम बाहर जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर वहां पर डिपेंड थे, यूएसए के ऊपर डिपेंड थे, वहां से आता था, सप्लाई होती थी। तो तो एक डर था कि भाई ये अगर हम फूड सप्लाई में, फॉरेन टेक्नोलॉजी में, फॉरेन कैपिटल के अंदर हम ऐसे ही डिपेंडेंट बने रहे तो इंडिया की जो सर्वजनिटी है, इंडिया की जो प्रभुसत्ता है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, वो कमजोर हो जाएगी। और हमारी पॉलिसी में जो फॉरेन इंटरफेरेंस है उसके होने की वजह से, क्योंकि वो हर चीज में इंटरफेरेंस करेंगे। ऐसे ही जब एक एग्जांपल था, जब क्या हुआ था, जब इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो जो यूएसए था उसने क्या दी थी, इंडिया को धमकी दी थी। यूएसए थ्रेटन टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंडिया इफ इट डिडंट स्टॉप द देन वॉर विद पाकिस्तान। उसने एक धमकी दी थी कि अगर वो क्या नहीं करेगा, अगर वो इस वॉर को पाकिस्तान